करते हैं। पहले तो थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। और जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि आज बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने जा रहे हैं हम। हमारे साथ आज पीयू मंडल हैं और अमृत किलकिया जी हैं। ये लोग इल्फात से एसोसिएटेड हैं। पीयू और अमृत जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स रहे हैं और वो अपने उन्होंने फिर इल्फात ज्वाइन किया। इल्फात इज इंडियन लीडरशिप फोरम अगेंस्ट ट्रैफिकिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट बहुत काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सर्वाइवल कर रहे हैं बहुत तरीके से। पीयू जी और अमृत जी उन्हीं से एसोसिएटेड हैं। हम इसी के बारे में बात करेंगे, इल्फात के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक जो मुद्दा है उसके बारे में बात करेंगे। पीयू और अमृत जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर कोई भी सवाल से आपको कोई भी अगर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं और कंफर्टेबल नहीं है, आप बता सकते हैं। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, जैसे जितना आपका कंफर्ट हो आप उतना ही हमसे बात कर पाए। इल्फात के बारे जी में बिल्कुल। इल्फात के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगी। इल्फात ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्वाइवर्स एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और इल्फात उनको फ्यूचर लीडरशिप प्रोग्राम्स में हेल्प करता है ताकि ये लोग बाहर जा पाए सर्वाइवर्स, एंड वो और अपनी स्टोरीज के थ्रू और लोगों को कनेक्ट कर पाए और बहुत काम कर पाए हर तरीके का। मैं आप दोनों को वेलकम करना चाहूंगी। थैंक यू हमसे बात करने के लिए, बहुत आसान नहीं होगा। शुरुआती सवाल बस यही मैं पूछना चाहूंगी कि इल्फात, आप दोनों अगर अपनी इल्फात की जर्नी के बारे में बात करें, थोड़ा सा बताएं कि कैसे स्टार्ट हुई आपकी जर्नी। पीयू जी आप स्टार्ट कर सकते हेलो। हैं। जी जी, हाँ पीयू जी बिल्कुल, आप मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। इल्फात एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म सर्वाइवर ने खुद बनाया है जी और उनसे द्वारा ये परिचालित होती है और इसका फाउंडर मेंबर भी सर्वाइवर ही है। और शुरुआती दिनों में पीयू जब जी, इल्फात थोड़ा आप क्या अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो, अगर आप कंफर्टेबल। नेट का, हाँ भी वो कंफर्टेबल हो, लेकिन नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा वीडियो ऑन अच्छा करूंगा अच्छा तो, अच्छा अच्छा, ठीक है इसीलिए मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है ठीक है। हाँ। आप एक बार ट्राई कर तो सकते हैं, अगर नेटवर्क का इश्यू जी होगा जी। तो हम बंद कर देंगे। हाँ जी। जी हाँ प्लीज। हाँ। तो इल्फत जब शुरुआत हुई थी तो इल्फत का तो शुरुआत ऐसे हुई थी कि सिर्फ 2 स्टेट की 3 सर्वाइवर कलेक्टिव ने साथ मिलकर इसको शुरुआत किया था। उसके बाद धीरे धीरे और भी जो सर्वाइवर कलेक्टिव है इसके साथ जुड़ी, और अभी जो इल्फत है उसमें 9 स्टेट से 13 सर्वाइवर कलेक्टिव जुड़कर इस प्लेटफॉर्म को बनाया है। और ये बहुत मतलब एक हम लोग जो मतलब इल्फत का मेन जो मुद्दा है वो है कि हाँ मतलब लॉन्ग टाइम्स अगर गोल के बारे में बात करें तो इल्फत ये जो पूरे इंडिया में जो ट्रैफिकिंग होती है उसको बंद करना इल्फत का सबसे बड़ा मकसद है। और इसको साथ ही में इल्फत का जो और एक इसके लिए जो हम लोगों को करना है कि एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग लॉ आए, जिसके द्वारा हम लोग सिर्फ ट्रैफिकिंग को बंद सिर्फ नहीं करें, उसके साथ साथ हम लोगों का जो रिहेबिलिटेशन है जो हम लोग चाहते हैं कम्युनिटी बेस्ड हो, उसके साथ में जो ट्रैफिकर है उसको कड़े से कड़े सजा मिले, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं अभी। जी जी, अमृत जी आप जी आप- जी बिल्कुल। आ, इसमें आ, कुछ बातें मैं और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे इल्फत है, सर्वाइवर का ग्रुप है, वो अपने लिए रणनीति बनाने के लिए अपनी समस्या को सबके साथ मिल करके उसके समाधान के लिए काम करने के लिए ये इल्फत का मंच बनाया गया है। और इसका जर्नी जब से शुरुआत हुआ तब से मजदूरों को या सर्वाइवर को काफी लाभ भी मिला है। चाहे हम फंड राइज, कोविड के समय में फंड राइज की बात करें
या तो फिर स्किल बिल्डिंग से संबंधित या मानसिक जो मनोबल बढ़ाना हो उसके बारे में हो, तो हर प्रकार से इल्फत के मंच के माध्यम से सर्वाइवल लीडर्स को ये सारी चीजें परोसा जा रहा है। और अभी की स्थिति में इल्फत की जो पहुंच है, पकड़ है, काफी आगे तक पहुंचा है। हम लोगों ने अभी तक नीति आयोग तक पहुंचा, पॉलिसी मेकर तक अपनी बात पहुंचाई, यहाँ तक कि जो पीएम मोदी है वो भी हमें इल्फत की जो एनिवर्सरी है उसके लिए बधाइयाँ दिए हैं। और सबसे पहले बात मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि आज हमारे इल्फत का तीसरा एनिवर्सरी है, तो इस अवसर पर सबको बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर मुझे आमंत्रित करने के लिए, बातें शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। तो ये बातें हैं जो इल्फत है सर्वाइवर के लिए कदम उठाती है, उनके हित के लिए। जी थैंक यू। जी शुक्रिया अमृत और पीयू ये बताने के लिए। मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि हमें सबसे ज़्यादा अगर हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है और ये मतलब कितना ज़रूरी है इस पे काम करना और कितना ये कितना ज़्यादा स्तर पे इस पे काम हो रहा है या कम हो रहा है, इसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा बताएं। कोई भी, अमृत पीयू जो भी, आप एक ही करके आप बता सकते हैं। पहली बात तो अगर हम बोल रहे हैं कि इसको लेकर काम करना चाहे तो इसको लेकर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि और साथ ही में जो सर्वाइवर से जो इसके शिकार हो चुके हैं पहले, तो उनका राय भी लेकर इस काम को कैसे किया जा सकता है वो करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो जो इसका लिए काम कर रहे, चाहे वो एक कानून क्यों ना लाए, उसके लिए भी सर्वाइवर का आवाज जो है वो बहुत महत्व रखता है। क्योंकि सिर्फ उन्हें पता होता है कि जब वो एफआईआर करने के लिए गए या फिर विक्टिम कॉम्पेंसेशन फाइल करने के लिए गए या फिर अपने केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीज उन्हें पता होता है क्योंकि वो ये सारी चीज फेस करके आ चुके हैं। हर जगह पे उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा है, जिसके ध्यान में रखते हुए अगर एक जो बिल बना रहा है वो अगर इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे तो आगे का जो काम होगा वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि सबसे पहले जो अभी हमको लगता है कि करना चाहिए वो है सिस्टम में एक ऐसा मजबूत कानून आना चाहिए जिसके द्वारा हम इस ट्रैफिकिंग को रोक पाए। और उसके बाद ट्रैफिकर जो है वो अभी क्या होता है, ज्यादातर ट्रैफिकर छूट रहा है और केस तो एक है जो बहुत दिनों तक चल रहा है, वो ना करना। क्योंकि इसके वजह से क्या हो रहा है, बहुत जो लीडर्स है उनका जो मनोबल है अपने केस को लेकर वो भी टूट रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुविधा दिया जाए जिसके वजह से उनका जो काम है वो जो केस है वो अच्छे से चले। और जैसे कि अभी एक व्यवस्था है कि शेल्टर होम की, जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता है। और यहाँ पे एक और बात, जो शेल्टर होम में वो सिर्फ सेक्स ट्रैफिकिंग की जो सर्वाइवर्स है वो सिर्फ उनके लिए ही होता है, वो भी एक बात है। तो जब सर्वाइवर्स के लिए जब शेल्टर होम पे रखा जाता है वहां पे उसको कभी 1 साल 2 साल 6 साल से भी ज्यादा किसी सर्वाइवर्स को वहां पे रखा जाता है, जिनके वजह से उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी की सामना करना पड़ता है। और वहां पे जो स्किल बिल्डिंग ट्रेनिंग के नाम से या सिर्फ बेकरी या फिर टेलरिंग का कोर्स या कंप्यूटर का कोर्स ऐसे करके सिखा के उसको छोड़ दिया जाता है। जो वो जब अपने गांव में वापस आती है या फिर अपने शहर में वापस आती है तब उनको लेकर, उस सीख को लेकर उसको कोई काम फायदा नहीं होता ज्यादा। क्योंकि अगर हम ऐसे सोचे, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, कि अगर किसी गांव में रहने वाले लीडर्स सर्वाइवर्स को हम बेकरी की बहुत अच्छे कोर्स किया
करवा दिया, लेकिन वो जब घर रह रही है उनके पास उतना पैसा भी नहीं होता कि वो अपना बेकरी का दुकान खोले, और अगर खुल भी लिया फिर भी गांव में इतना ज्यादा लोग इसको नहीं खरीदते हैं कि वो उनका अच्छा से मुनाफा हो। तो फिर उस लीडर को वैसा ट्रेनिंग दिया जाए जो उसे चाहिए होता है। जैसे कि अगर वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स उसे करवाए तो उसे डायरेक्ट नौकरी मिल सकता है। बेसिक जो एजुकेशन होता है, क्योंकि अगर सिर्फ एक लीडर को कंप्यूटर सिखाया लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं हुआ तो फिर वो उसको गांव में जाके कोई डिग्री नहीं होगा तो कंप्यूटर सीखने से उसको काम नहीं मिलेगा, वो भी एक चैलेंज होता है। तो उसको बेसिक एजुकेशन देना चाहिए, और साथ में वो जो चाहे वो नर्सिंग करे या होटल मैनेजमेंट का कोर्स करे, बहुत सारी चीजों पर उसको ध्यान देना चाहिए। तो वो अगर होगा तो हमारे लिए वो अच्छा होगा। जी जी कि इसी ट्रैफिक इसको इसके अंदर भी अगर आप इसी मुद्दे की बात करें, और क्या क्या जरूरत आपको लगता है इसमें बिल में लाने की जरूरत है? इस जैसे ये जो इशू पे अभी ये बता रहे थे इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और क्या लगता है आपको बिल में भी क्या इंक्लूजन पॉलिसी के लेवल पे क्या जरूरत है काम करने की इस पे? जी, जैसे बिल है तो उस बिल में जो सर्वाइवर संबंधित जैसे कि रिहैबिलिटेशन फंड के बारे में हो तो वो उस बिल में स्पष्ट जिक्र हो। जैसे AHTU है उसके बारे में स्पष्ट उल्लेख हो, तो जो भी उस कानून की जो बन रही है उसमें मिलने वाली जो मतलब एक विक्टिम कंपनसेशन की बात करते हैं कि उनको उनके लिए क्या क्या मिलना है, तो जो मिलने वाली है चाहे रिहेबिलिटेशन के बारे में उल्लेख हो, चाहे उसको कंपनसेशन मिलने के संबंध में हो, तो इन चीजों का जो मिलने की प्रक्रिया है वो एक तो आसान होना चाहिए। दूसरी बात, कानूनी जो एक सहायता या तो मान के चले न्यायालय का आदेश जिससे उनको ये सारी कंपनसेशन मिलने में आसानी हो, तो ये सारी सहयोग प्रशासनिक सहयोग उनको दिया जाए। तो ये चीजें किसी भी कानून किसी भी कानून के लिए अति आवश्यक है कि उस कानून का जो नियम बनाया गया है वो कड़ाई स्तर पर फॉलो हो, और उसकी जो विक्टिम को जो बेनिफिट्स मिलने वाली है उनकी मॉनिटरिंग हो, और जितने उसमें समय तय किए गए हैं कि 1 साल या 6 महीने के अंतर्गत इसको मिलना है, तो उस समय पर वो काम पूरा हो। मतलब कानून में समय का एवं उनके नियमों का कड़ाई से पालन हो, और यही बहुत जरूरी है। काफी जरूरी बातें फास्ट और और उनके साथ एक और भी जरूरी मुद्दा है जो केस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं। तो AHTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, जहाँ पे अगर किसी सर्विस का केस जाए तो वो बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है, वो हमने देखा है। तो अगर वो सही से किया कि और वो कैसे करेंगे उसके लिए सही अगर तरीके से बताया जाए बिल पे, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जी जी क्या जी, आपका आवाज कट रहा है, मुझे नहीं सुनाई दिया। जी अब ठीक है? हाँ जी, हाँ हाँ जी। तो जो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो टाइमली होती हैं, वो ठीक से होती हैं? AHTU में अगर केस जाता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होता है, लेकिन अगर वो लोकल थाने में रहते हैं तो उसका इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं होता है। जी इसी पे इसी के उसमें मैं आपसे कॉम्पनसेशन की भी बात करना चाहूंगी। काफी इल्फत के सर्वाइवर्स को अभी तक कॉम्पनसेशन भी नहीं मिला है, तो इसका मेजर कारण क्या है? क्योंकि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड होके भी इतना काम करने के बाद भी अगर कॉम्पनसेशन में इशू आ रहा है, तो जिनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है उनको तो और होती होगी। तो क्या रीजन है कि सर्वाइवर्स को नहीं मिल पा रहा है कॉम्पनसेशन? जी, कंपेंसेशन ना मिलने की
अगर मैं सबसे बड़ा कारण बोलूं तो बहुत सारे लीडर्स को नहीं पता होता है कि पहली बात कि विक्टिम कॉम्पेंसेशन बोलकर कोई कॉम्पेंसेशन उनको दिया जा सकता है, एक पहली बात होता है। दूसरी जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा सर्वाइवर के पास सही से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है जिसके और क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं होगा तो वो खुद को प्रूफ नहीं कर पाएगी कि वो एक सर्वाइवर है, क्योंकि अभी जो कानून है उसमें एक सर्वाइवर को मतलब सर्वाइवर को प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ वो इस ट्रैफिकिंग की शिकार हुई थी, जिसके वजह से भी बहुत ज्यादा मतलब परेशानी हो। यहाँ पे जैसे इल्फत में भी बहुत सारे लीडर्स है जिनके पास सही से एफआईआर भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम जब वो वापस आई थी रेस्क्यू होकर तो उस टाइम उनके पास एफआईआर वो नहीं कर पाई। बहुत जगह मतलब ऐसा भी हुआ है कि वो थाने में जाके कंप्लेन भी नहीं कर पाई, बहुत ज्यादा थ्रेट हो सकता है, यहाँ पे कंप्लेन भी नहीं ले रहा था, आया था, जिसके कारण डॉक्यूमेंट्स नहीं है, नहीं दे पाया। और इसी सारे कारण की वजह से विक्टिम कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रहा है। जी जी, अमृत कुछ आप बोलेंगे इस पर? जी जी बिल्कुल। जी जी। इन सब में एक तो प्रशासनिक सहयोग की कमी है, दूसरी बात है कि सर्वाइवर लीडर्स के पास जो दस्तावेज जैसे आधार कार्ड है, तो जो उनकी मूलभूत दस्तावेज है जिसके मदद से उनको एक कंपनसेशन मिलना चाहिए, जैसे रेस्क्यू सर्टिफिकेट है, तो ये चीज उनके पास उपलब्ध नहीं होता है, तो एक कारण ये भी है। दूसरी बात, जैसे कि हम पिछले 3 सालों की बात करें तो जैसे 11 राज्यों का, केंद्र शासित राज्यों का जो सर्वे किया गया उसमें पिछले 3 साल में कोई भी मतलब सर्वाइवर के लिए अदालती आदेश जारी नहीं हुआ है उसको विक्टिम कंपनसेशन देने के लिए। तो ये भी प्रशासनिक तौर पे मतलब लीडर्स के लिए कमियां, बहुत ज्यादा गैपिंग दिखी है। और जी, जो आवेदन करने की प्रक्रिया है वो काफी जटिल कई दौर से गुजरना पड़ता है। कभी कभी तो लीडर्स इतने ज्यादा मतलब लंबे समय हो जाते हैं इस प्रक्रिया को, तो बीच में वो हिम्मत हार जाते हैं और इसलिए भी उनको नहीं मिलता। तो ऐसे बहुत सारे कारण है। जी जी जी, शुक्रिया पीयू अमृत। मैं ये और अगला सवाल ये पूछना चाहूंगी कि अगर हम इल्फत की बात करें, 3 साल हो गए हैं उसको शुरू हुए, आप लोगों ने अपने अंदर एज सर्वाइवल लीडर्स क्या चेंजेस देखे हैं, क्या आपने बदलाव देखा है जब से आपने इसको ज्वाइन किया? बहुत मतलब जब हम लोग शुरू किए थे तब एक तो हम लोग लीडर्स मतलब एक जब शुरू किए थे तो सबसे ज्यादा जो पहले था कि हम क्या बोलेंगे। हम लोगों के पास ऐसा नहीं था कि हम लोग मतलब जब ज्यादातर हम लोग एमपी से जो बात करते हैं, नीति आयोग से बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिनसे हम लोग बात कर चुके हैं, तो उनसे क्या बात करेंगे, कैसे करेंगे, वो उसका मतलब एक डर था कि कैसे बोल पाएंगे। अपने अंदर एक जो कॉन्फिडेंस था वो नहीं था कि नहीं यहाँ भी कर लेंगे। लेकिन वो बदलाव आया है, क्योंकि अगर अभी हम लोगों को एक अर्जेंट कहीं मीटिंग करना हो या फिर बोलना होता है तो हमें पता होता है नहीं, हम लोग ये सारे पॉइंट्स को लेकर बात कर सकते हैं और ये सारे पॉइंट्स हम लोग बोल पाएंगे। और एक जो होता था जो फंडिंग, वो तरफ से होता कि कौन क्या बोलेगा, मतलब अगर किसी जगह हम लोग पा रहे हैं तो कैसे बोलेंगे, तो वो समझने में दिक्कत हो जाती थी। लेकिन अभी हम लोग समझ जाते हैं कि इस जगह पे ये बोल सकते हैं। हम लोग जो ये सारे पॉइंट पे कौन सा लीडर्स कौन पॉइंट्स अच्छे से पेश कर पाएगी, अच्छे से बोल पाएगी, ऐसे करके ये चेंजेस लेना। और उसके साथ में जो हम लोग
एक तो हम लोग थे शुरू शुरू में, हम लोग डिसीजन लेना होता तो हम लोग ज्यादातर सोचते थे कि ये सही रहेगा या नहीं। अभी हम लोगों को पता होता है कि नहीं, ये डिसीजन सही होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, और अगर हमें कुछ बताना हो या फिर कुछ मीटिंग्स करना हो तो उसके लिए हम लोगों को सबको कैसे हम लोग बोल पाए, सब लोग कैसे बोल पाएंगे। और एक चीज थी, तो हम लोगों को जो भाषा थी सबकी अलग अलग होती है, तो जिसके कारण इल्फत में बहुत परेशानी हम लोगों ने फेस किया है। तो उस टाइम सभी का हिंदी, मतलब एक हिंदी एक ऐसी भाषा थी जो थोड़ा बहुत सबको समझ में आ जाती थी। तो कैसे उसको बोले, सबको साथ लाए, वो एक है। तो ये सारी चीज हम लोग बदलाव देख रहे हैं। और साथ ही में इल्फत जब ऑनलाइन हुआ था, उसमें हम लोग क्राउड फंडिंग किए थे, और फंडिंग करके हम लोग जो माइग्रेंट वर्कर थी उनको सपोर्ट किया। तो और अभी क्या होता है, अभी अगर कुछ कहीं कोई लीडर को जाना है तो कौन खुद नाम दे रही है, और ऐसे नहीं है कि उसको बोलना पड़ रहा है। तो ये सारी चेंजेस आ रहा है। और इल्फत जब भी कोई चीज होती है, और एक जो आया है मैं बोलूं तो अभी, और हम लोग बहुत जगह गए हैं, जब अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से हम लोगों का भी रजिस्टर होना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों के पास कोई रजिस्ट्रेशन है या नहीं। तो अभी इल्फत बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन होने वाला, ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो एक बहुत चेंजेस हुआ है। और एक जो अच्छी बात है कि यहाँ पे मैनेजमेंट कमिटी जो है वो भी बना है। और मैनेजमेंट कमिटी होने के बाद अभी थोड़ा जो मतलब कि सभी का जो काम है वो समझने में थोड़ा थोड़ा चेंजेस हम लोग कर रहे हैं। और वो अभी हम लोग कैसे करना है, कैसे और इल्फत को आगे ले जा सकता है। और जैसे इल्फत का एक मतलब इल्फत का अगर स्ट्रक्चर की बात करें, तो जैसे इल्फत में कोर मेंबर हुआ, उनसे हम लोग जो 24 जो काउंसिल मेंबर है वो आए, उसके बाद मैनेजमेंट कमेटी। तो सब तीनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट रहेंगे, तो उसके बारे में अभी हम लोग काम कर रहे, और उसको और स्ट्रेंथन कर रहे, ताकि आगे जो काम आ रहा है इल्फत के, वो अच्छे से हो। और एक चीज जो इल्फत में होकर हम लोग चाहते हैं कि वो है इस विंटर सेशन जो अभी होगा पार्लियामेंट में, उसमें अगर ये जो टीआईपी बिल का जो ड्राफ्ट है वो उसको लेकर अगर बातचीत किया जाए, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी 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 अंकुश जी, आप जी जी यदि लीडर्स में बदलाव की बात कहें, तो जब से इल्फत में जुड़े हैं, सबसे पहले तो यदि मेरे खुद के लिए कहूँ, तो जब क्राउड फंड का दौर चल रहा था, तो मैंने एक पोयम लिखा था, 2 पोयम लिखा था क्राउड फंड के लिए। तो ये तो मेरे लिए मतलब सुनहरा अवसर था, और काफी मुझे उस पोयम के माध्यम से नाम मिला, पहचान मिला, और क्राउड फंड में अमाउंट भी बढ़े। तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। दूसरी बात है कि इल्फत से जुड़ने के बाद हम लोग अब अपने अपने कम्युनिटी में पहल करने लगे हैं, नेतृत्व करने लगे हैं। हम लोगों की समस्याओं को सामने रख पाते हैं, लोगों बढ़ावा दे पाते हैं। और साथ ही साथ हम या एकता के बारे में, एकता के और इसी समझ के कारण गया कि इल्फत रजिस्टर्ड होना चाहिए। भले ही हम लोग अलग अलग राज्य के हैं, लेकिन हमारी इंडिया लेवल पे एक इकाई बननी चाहिए, जिससे हमारी ताकत है वो बढ़ेगी। साथ ही साथ हमें कई प्रकार के ट्रेनिंग्स भी मिले, जिसके कारण जैसे वैक्सीनेशन के संबंध में था, हमने काफी डरा हुआ था उस समय। तो इल्फत के माध्यम से वैक्सीनेशन के जो सही मायने हैं, सही उसके प्रभाव है, उसके बारे में जाना। तो फिर हमने जाकर के कम्युनिटी में बोलना शुरू किया। तो इल्फत कहीं ना कहीं हमें लोगों से जुड़ने का एक
जरिया भी बताया, एक मतलब लोगों से समन्वय बनाने का एक हमें कला भी सिखाया। तो और कुल मिला कर कहें तो अब ये है, हम अपनी जो विचार हैं, हम क्या सोच रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं, वो ये चीजें अब हम सामने वाले को बता सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। और बोलने के मामले में भी काफी हम लोग मतलब निखरे हैं, थोड़ा मतलब बहुत कुछ सीख रहे हैं। चाहे गैजेट के मामले हो, प्रेजेंटेशन के मामले हो, क्योंकि हमने कई बार इल्फत का प्रेजेंटेशन देखा है, मीटिंग देखी है, कई बार अटेंड किया है। तो उन सब से कई बार हमें भी होमवर्क मिला है, तो हम उन चीजों से करके काफी कुछ सीख रहे हैं अभी। जी, और हमारी जो लीडरशिप है वो काफी ग्रोथ होते जा रही है इल्फत के बदौलत। जी, थैंक यू। मैं आपको एक ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या लगता है कि सर्वाइवर्स की जो है उसका जो पॉलिसी बिल्डिंग है उसमें कितनी इम्पोर्टेंस है? पहले तो क्या एडवाइस ली जाती है पॉलिसी बिल्डिंग में? एक्सपर्ट्स जो हैं वो सर्वाइवर से या फिर इल्फत जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के पास आके क्या सपोर्ट के लिए आते हैं या फिर सजेशंस के लिए आते हैं? और दूसरा कि ये पॉलिसी बिल्डिंग में कितना ज़रूरी है कि सर्वाइवर्स की ओपिनियंस और सजेशंस ली जाएं बिल को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए? जी, यदि सर्वाइवर से पूछा जा रहा है कि उसके संबंध में जो कानून बनने वाले हैं, और मतलब जिसके संबंध में कानून बनने वाले हैं, यदि उनसे राय लिया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ये एक रियल कानून होंगे, जो उनके मेन मुसीबतों को, मेन समस्याओं को फोकस करते हुए उनके हित के लिए काम करेगा। क्योंकि उस सर्वाइवर को मालूम है कि इस दौरान, ट्रैफिकिंग के दौरान या कार्य के दौरान या प्लान के दौरान जो जो समस्याएं होती है, उस समस्याओं को सामने रखेगा, उसके निदान के लिए वो कानून बनाने की मांग करेगा। तो ये तो सबसे बेहतर, यदि उसकी आवाज को शामिल करते हैं तो ये सबसे बेहतर कानून होगा। जी। जी, पीयू आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ बिल्कुल। एक तो अमित जी ने बताया कि क्यों सर्वाइवर्स का वॉइस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ ही में एक जैसे हम लोग पिछली बार जब हम लोग एडवोकेसी किए थे अलग अलग जाके, हम इल्फत अपना जो रिकमेंडेशन है वो शेयर किया था। उसके बाद जब पिछली बार टॉप बिल बोलकर आए थे, तो उसके बाद हमने एडवोकेसी करने के बाद जो चेंजेस आए हैं वो हम लोग सीआईपी बिल में देखे हैं। कुछ कुछ थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन पूरा नहीं आया है। तो हम लोग चाहते हैं कि अभी और भी कुछ अगर उसमें डिटेल डाला जाए, और जो चीज अभी नहीं है उसको अगर ले पाए इस बिल में, तो वो बिल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी इस ट्रैफिकिंग को रोकने के साथ साथ इसको प्रिवेंट करने के भी लिए। जी जी। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आप लोगों से। जो सर्वाइवर्स हैं या जो विक्टिम्स हैं, जो जिनको ऐसा लगता है उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, उनके लिए आप क्या सजेशन या सुझाव देना चाहेंगे ताकि वो भी आपकी तरह स्ट्रॉन्ग लीडर्स बन पाए फ्यूचर? मैं अगर कुछ बोलूं तो मैं सबसे पहले आप सबको ये पहला ये बताना चाहूंगा कि आपने तो कोई गलती नहीं किया, गलत आपके साथ हुआ है। तो आप उस जो गलत आपके साथ हुआ है उस वजह से आप खुद को मत रोकिए, और अपना जो आवाज है वो सबके सामने लाए, क्योंकि आपकी एक आवाज की जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। और आप एक ऐसे इंसान हो जिसके जो बाकी सबसे अलग होकर खुद बाकी सबके लिए उदाहरण बन सकते हो। हाँ, मैं एक सर्वाइवर हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन वो मेरा पास्ट है और अभी मैं क्या कर रही हूँ। अगर आप अपना आवाज सबके सामने लाओगे तो ये जो ट्रैफिकर्स है वो आपसे डरेंगे, और एक फायदा ऐसा होगा कि जब आप आवाज उठाओगे तो सबको आपकी बात सुननी पड़ेगी। और ये अभी जो हो रहा है कि हर जगह से जो स्टिग्मा
सर्वाइवर्स को मिलता है ना, वो मिलना बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम सबको ये लगेगा कि आप इसको दबाना नहीं, हम लोग दबा नहीं पाएंगे, ये अपना जो आवाज है और अपना जो उड़ान है वो भरेगी और उठाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो आप अपने हक के लिए लड़ो और अपना जो सपना है उसके लिए लड़ो। थैंक यू। जी पीयू, थैंक यू ये बोलने के लिए, बहुत मोटिवेशन था होगा ये काफी लोग। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? जी जी। सबसे पहले तो मैं उस सर्वाइवल लीडर को ये सलाह दूंगा कि आपने जिस परेशानियों से उबर करके सामने आए हैं, मतलब निकले हैं, तो मतलब उस परेशानियों के लड़ने के मतलब उनसे ये मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वे ऐसा कोशिश करें कि जिन परेशानियों में वो फंसे थे और उनके जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं या उनके गांव के लोग हैं, उन परेशानियों में ना पहुंचे, इसके लिए वो आवाज उठाए। और दूसरा तो उसको अपने आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए ऐसा मतलब अपने अंदर स्किल बिल्डअप करने पड़ेगा जिससे उनके कुछ आय बने, ताकि वो तस्करी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में समय भी दे सके। तीसरी बात मैं उनको ये भी बोलूंगा कि वो उन संस्थाओं के बारे में पता करे जो इस प्रकार के सर्वाइवर को सपोर्ट करती है, चाहे मानसिक सपोर्ट के लिए हो, आर्थिक सपोर्ट के लिए हो, चाहे स्किल बिल्डिंग से संबंधित सपोर्ट के लिए, तो उन संस्थाओं के बारे में पता करें, उनसे जुड़े। और उनसे जुड़ेगा तो फिर निश्चित ही वो जिस लड़ाई से वो उबर करके आए हैं उस लड़ाई को मतलब उस जैसे तस्करी है तो उसको खत्म करने में वो अपना योगदान अपनी यूनिट को बढ़ा सकता है, और जिससे वो तस्करी का जो समस्या है वो काफी हद तक वो कम कर सकता है। तो ये मेरा सुझाव रहेगा उनके। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए, बहुत ज़रूरी बातें हैं ये। आप और कुछ ऐड करना चाहेंगे लोगों को जनरल में बताने के लिए, या फिर ये मुद्दे के बारे में और अवेयरनेस लाने के लिए क्या करते हैं? एक तो हाँ, मुझे जो बोलना है कि एक चीज सबसे पहले ये जो ट्रैफिकिंग का मुद्दा है उसको लेकर ज्यादा बात नहीं होती है। एक तो ये पहला है, तो आप इसको लेकर बात कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके आप अपने अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने जो पूरे कम्युनिटी में है उन सबको इसके बारे में बताएं कि ये कितना मतलब कितना बड़ा प्रॉब्लम है, और इसको रोकने के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हो। आप खुद सतर्क हो सकते हो, और साथ ही में हर जगह जैसे आप लोग एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के डे पर सब लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो ना, वैसे अगर सिर्फ उस दिन नहीं बल्कि किसी और दिन भी आप लोग अगर सब ऑनलाइन के थ्रू ये जो हम लोग टीआईपी बिल बोल रहे हैं उसको उसको अगर आना, इस विंटर सेशन में आने के लिए हम लोग आप बोल रहे हैं, तो अगर आप इसको लेकर ऑनलाइन में कुछ करें या फिर बताएं कि ये बिल इस पे आना चाहिए, तो हो सकता है कि हम जो चाहते हैं कि ये बिल आए विंटर सेशन में तो आ जाएगा, जो हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और साथ ही में जब ये बिल को लेकर बातचीत शुरू हो तो आप भी अपना राय शेयर कीजिए, और साथ ही में अगर आप इल्फत की जो फेसबुक पेज है वहां पे भी अपना राय बता सकते हो, या फिर ट्विटर पे जहां पे, और साथ में अगर भी बताऊंगा। थैंक यू। सुनाई नहीं आपकी दिया आवाज है, नहीं आ रही है। आवाज नहीं है। ये बातें हैं। अमृत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ हेलो। हाँ। जी जी, नहीं, बहुत जरूरी बातें हैं, शुक्रिया। अमृत जी, आप कुछ इस पर ऐड करना चाहेंगे? ऐड
मैं मेरा मानना है कि जो बातें जो मतलब जिस विषय पर ज्यादा चर्चा की जाती है उनके बारे में लोग ज्यादा जानते हैं, जो बातें ज्यादा सुनी जाती है तो उसके बारे में लोग अवेयर होते हैं, जानकार होते हैं। तो जैसे ट्रैफिकिंग जैसे मुद्दे हैं, हमने अपने समुदाय में सर्वे भी किया है, तो हमें पता है कि इस शब्द से अनजान है लोग। कहीं ना कहीं किसी यदि एक प्रकार से देखें तो जो सेक्स ट्रैफिकिंग है उसको ही ट्रैफिकिंग मानते हैं लोग। तो इसलिए कहीं ना कहीं अपने से इस चीज को एकदम से अलग समझते हैं। और यदि हम उनसे गहन बैठ करके बातें करते हैं तो उनके साथ बहुत सारी और मुद्दे पर उसके साथ तस्करी हो रहा है। तो तो यही है, तस्करी संबंधित गांव स्तर पे, पंचायत स्तर पे एक चर्चा होनी चाहिए, एक सामान्य चर्चा महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, दोनों के साथ, ताकि वे लोग इससे बचने के उपाय के बारे में समझे, इसकी सुरक्षा के बारे में समझे और इसके खिलाफ लड़ने के बारे में सोचे। और अ, इन सब चीजों के बारे में यदि वे जानकार होंगे तो निश्चित ही इनसे बचने के काफी उनको मौका मिलेगा या अवेयर रहेंगे, सावधानी बरतेंगे। तो मुझे लगता है इस बारे में, ट्रैफिकिंग के बारे में खास करके वही मजदूर जो ज्यादातर पलायन करते हैं या बाहर किसी काम से जाते हैं, तो उनके साथ ये चर्चा होनी चाहिए पहले, जिससे वे इसके बारे जी में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। जी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बहुत इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन थी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इल्फत बहुत अच्छा काम कर रही है। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बात करने के लिए बहुत। थैंक यू, करने के लिए आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। जी। थैंक यू। मुझे भी जी बहुत अच्छा लगा। जी पीयू जी, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।